आइडेंटिटीज का नहीं लड़ाई। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि एक समुदाय से कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाए तो पूरा समुदाय ऊपर नहीं उठता। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं आएगी। आज तक मुझे जानकारी नहीं है, और आप जो लिखते हैं और दिखाते हैं वो सब मैं पढ़ता और देखता हूँ, लेकिन इतना पता है कि जितना काला धन था वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में और सफेद हो गया। कानून हमारे सामने आए जिस पर हमने रिपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर इंस्टेंस, जिसको इंसिडेंटली उस समय के गुजरात सरकार ने विरोध किया था उसका। जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का जो ऑफिशियल डेलीगेशन आया था कमेटी के सामने, उसने जीएसटी का विरोध किया। और उसके बाद जीएसटी इतना बड़ा कदम बन गया कि मध्य रात्रि को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में उसका फंक्शन हुआ। आजकल स्टैंडिंग कमिटीज काम नहीं कर रही हैं, पार्लियामेंट को पंगु कर दिया गया है। मात्र 25% कानून ही जो लोकसभा राज्यसभा में पेश होते हैं वो स्टैंडिंग कमिटीज के पास जा रहे हैं, जब उस जमाने में ये 75-80% हुआ करता था। तो वेयर इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट? बिल्कुल पार्लियामेंट को समाप्त कर दिया गया है। नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट में जान नहीं आएगी। वो मैं बहुत दिनों के बाद आज गया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, बहुत अफसोस हुआ। पहले कितना सुंदर दृश्य था वो, जब हम लोग पार्लियामेंट के अंदर एंटर करते थे और वो विभत्स से कोई भवन खड़ा हो रहा है, उससे पार्लियामेंट की गरिमा नहीं बढ़ेगी। पार्लियामेंट की गरिमा बढ़ेगी जब पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, प्रेसिडेंट्स, उनको सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत मिलेगा। तो इसीलिए साथियों मैं कह रहा था कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इट इज अ बैटल ऑफ टू आइडियोलॉजीज, and most of the opposition parties have come together now in this election to wage that battle, and it is not going to stop here. I am quite confident that they will remain together and they will carry the fight forward. और मुझे पूरा भरोसा है कि अंत में हम ही सफल होंगे, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है और हम किसी गलत कदम का सहारा इसमें नहीं ले रहे हैं। ये और कई सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी जो हो रहा है उसी को बचाने के लाले पड़े हैं। मैं एक ही लाइन कहूंगा अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे कि 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी की कहीं चर्चा होती है आज? 99 पॉइंट कितना % आते आते रिजर्व बैंक ने आंकड़ा देना भी बंद कर दिया कि कितना नोट्स सर्कुलेशन में जो थे वो वापस आ गए। हम नहीं जानते हैं कि अब 100% ही पर रुक गया कि 100% को भी क्रॉस करके आगे हो गया। ठीक है ना? तो सारा पैसा वापस आ गया जितना सर्कुलेशन में था, और शायद उससे ज़्यादा भी सारा बैंकिंग सिस्टम में आ गया। आज तक मुझे जानकारी नहीं है, और आप जो लिखते हैं और दिखाते हैं वो सब मैं पढ़ता और देखता हूँ,
मुझे जानकारी नहीं है कि कितना काला धन पकड़ा गया। 10 लाख, 10 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ कितना पकड़ा गया नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितना काला धन था वो आ गया बैंकिंग सिस्टम में और सफेद हो गया। मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं आपके सामने, डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस सेंचुरी, क्योंकि उसने सारे काले धन को सफेद कर दिया और हम सब उसके बारे में भूलने के लिए मजबूर कर दिए। और दूसरी बात, उसका क्या असर हुआ आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 2016 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था में सालाना विकास दर में जो गिरावट शुरू हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि अगर नोटबंदी के साल में हमारा ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ऊपर था, तो कोविड के बाद नहीं, कोविड के पहले जो साल था उसमें ये गिरकर 4% हो गया, 4%। और फिर कोविड आया तो कोविड के माइनस में चले गए, अब स्ट्रगल कर रहे हैं उससे निकलने का। तो ये सब कुछ जो हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है, उसी का नतीजा है कि हम समाज में अशांति देख रहे हैं और यूथ को सड़कों पर देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए हैं, विदेशों में विदेशियों के साथ मिलकर उनकी कितनी बातचीत हुई ये हम लोगों को कम पता चलता है, लेकिन वहाँ जो NRIs हैं उनके साथ उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। देश की राजनीति की चर्चा वो वहाँ करते हैं विदेशी भूमि पर। और एक जो मान्यता थी हमारे देश की, हम विदेशों में जाकर चाहे कोई भी फोरम हो, देश की राजनीति की बात नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो सब ध्वस्त हो गया। जैसे प्रजातंत्र के सारे मानक ध्वस्त हो गए, वैसे विदेश नीति का ये जो बहुत महत्वपूर्ण एक मानक है वो भी ध्वस्त हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को लड़ना है। हमने इसमें कहा है कि हमारे पहले वाली जो पीढ़ी थी उसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्रता दिलाया। हमारी पीढ़ी, जिसका भी समय अब समाप्त हो रहा है, उस पीढ़ी ने उस प्रजातंत्र को मजबूत किया, आगे बढ़ाया। और अब इन द इवनिंग ऑफ आवर लाइफ्स वी आर सीइंग दैट डेमोक्रेसी slowly dying. We will not let this happen. और मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी बचेगा तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। और ये जो चुनाव है वो इसी लड़ाई का एक मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है। और इसीलिए सामने कौन खड़ा है, कितना वोट आपके पास है, कितना वोट उनके पास है, ये सब चर्चा मेरे लिए बेमानी है। इट इज अ फाइट फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री एंड द वैल्यूज ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और इसमें कुछ कि हम अपना नॉमिनेशन आज यानी कि 27 तारीख को करेंगे। उनका नॉमिनेशन 24 को हुआ, 24 को हुआ था ना, 24 है 27 हो गया, 3 दिन। कल मैं दोपहर के बाद विभिन्न राज्यों की राजधानी के प्रवास पर निकल रहा हूं और ये हमारा कार्यक्रम 16-17 तक चलेगा। 18 को जुलाई को चुनाव है, तो मैं तो लगातार परिश्रम करूंगा उम्र का ख्याल न करते हुए।
लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी कि जो आश्वस्त हैं वो शिथिल भी है और घर में आराम कर रहे हैं। कभी काल टेलीफोन हो जाता है, उन्होंने इस टेलीफोन से बात की, उससे बात की। देखिए, एक तो जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तो हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया कि अगर मगर के सवाल का जवाब मत दीजिए। लेकिन आपने सवाल पूछा है, महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा। इतने सारे विपक्षी दलों का एक साथ आना मैं मानता हूं कि हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। और मैं ये भी मानता हूं कि बात राष्ट्रपति चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगी, दूर तलक जाएगी। तो इसलिए उनका साथ आना, एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना, उसके लिए पूरा प्रयास करना। मैं जानता हूं कि मेरे जिन दलों ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, उन्होंने कैसे ऑलरेडी शुरू कर दिया है कैंपेन उम्मीदवार की घोषणा होने के साथ ही साथ। और आज आपने देखा कितने लोग थे, कितने दलों के प्रतिनिधि थे। तो ये है हमारी राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत। इसको हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए और ना राष्ट्रपति के चुनाव के गणित के साथ जोड़कर देखना चाहिए। वो तो मन बनाए ही हुए हैं, उसमें मेरा जितना योगदान होगा मैं करूंगा ताकि हम इस सरकार को आने वाले दिनों में चुनौती दे सकें। तो भी रिपीटेडली and because I have been exposing myself to the media, unlike the rival candidate, I have formulated a reply to that, and that reply is, it is a developing situation. Today we are talking on the 27th of June. The election is on the 18th of July. Much water will flow under the bridge by the time 18th July comes. No, that's not a fair question. I can only say that, which I have said before, that what is visible today is only a part of the total picture. हमारे जितने वोटर हैं, जो जितने एमपीज हैं और एमएलएज हैं, उन सबसे संपर्क करेंगे। और मैं आपको आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मैंने प्रधानमंत्री जी के यहाँ फ़ोन किया था, उनके यहाँ मैसेज छोड़ा कि मैं बात करना चाहता हूँ। पूर्व की तरह इस बार भी कोई कॉल बैक उनके यहाँ से नहीं आया अभी तक। मैंने राजनाथ सिंह जी को फ़ोन किया, उनके यहाँ से कॉल बैक आया, लेकिन उस समय मैं उपलब्ध नहीं था, इसलिए बात नहीं हो पाई। मैंने जब फिर से कॉल किया तो वो नहीं मिल पाए। लेकिन मैं आई हैव टॉक टू मिस्टर ओवैसी ऑफ MIM. He has assured me of his support. I plan to speak to all the others also and seek their support. JDS, both JDS and JMM were present in the two meetings which were held by Mamta ji and Sharad Pawar ji, and they were party to the decision to sponsor me as a candidate. It's such a overstatement, I am telling you. इसके पहले कोई आदिवासी नहीं खड़ा हुआ है चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में। जीसी स्वेल नाम था उनका ना, जो खड़े थे, स्वेल साहब, संगवा भी खड़े हुए थे। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि एक महिला
जो अनुसूचित जात से आती हैं वो खड़ी हुई थी। इसके पहले तो मैंने कहीं नहीं सुना। मैं इतने दिनों से राजनीति में हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता है कि कभी ये हुआ कि भाई वो महिला अनुसूचित जात की खड़ी हो गई है, अब उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है, क्यों खड़ा है, उसको बैठ जाना चाहिए। इट इज नॉट ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडेंटिटीज, इट इज ए कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। ये मैं रिपीट बार बार जोर दे के कर रहा हूं, आइडेंटिटीज का नहीं लड़ाई। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि एक समुदाय से कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाए तो पूरा समुदाय ऊपर नहीं उठता। नहीं तो हमारे देश में अक्सर कुछ समुदायों के लोग बड़े ऊंचे पदों पर गए हैं, तो क्या वो समुदाय और उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया? पिछले 5 साल से राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति जी बैठे हैं वो भी एक समुदाय से आते हैं, तो क्या उस समुदाय की समस्याओं का समाधान पिछले 5 वर्षों में हो गया? अब सब लोग उसमें खुशहाल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो धारणा है ये जानबूझ के सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसके शिकार नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, एंड आई एम अश्योरिंग यू टुडे, गोइंग फॉरवर्ड वी विल प्रिपेयर ए पेपर ऑन दिस गवर्नमेंट्स 8 years efforts on the upliftment of the scheduled castes and scheduled tribes. इनका रिकॉर्ड इतना बुरा है कि एक सिंबोलिज्म हो गया कि भाई आदिवासी महिला खड़ा कर दिया। क्या किया आपने पिछले 8 सालों में? जो किया वो तो करके बताओ। वो नहीं बताएंगे, बिकॉज दिस गवर्नमेंट बिलीव्स इन ओनली सिंबोलिज्म। तो इसीलिए मैं आज आपको कहता हूं कि चंद दिनों के भीतर वी आर कमिंग आउट विद दैट पेपर कि इस गवर्नमेंट के क्या कारनामे हैं विथ रिगार्ड टू, और उसके पहले भी उड़ीसा में क्या हुआ आपको याद होगा। कितने लोग उसमें मारे गए थे? 13 लोग मार दिए गए थे। एक बिजनेस हाउस के 13 आदिवासी मार दिए गए थे एक बिजनेस हाउस को जमीन देने के लिए। किसने कुछ कहा? कोई बड़ा आंदोलन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ये सिंबलिज्म जो है ये हमें स्वीकार नहीं है। देखिए, बेटे के बारे में तो मैंने ये कहा कि वो अपने राज धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा हूं। जहां तक बिहार झारखंड का सवाल है, तो आप जानते हैं कि मेरी पृष्ठभूमि रही है, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। उस राज्य के ऊपर मेरा विशेष एक हक बनता है, और वहां के लोग, ऊपर बैठे लोग जो भी कहें, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं कि अंदर ही अंदर बात कुछ और है। Be fair on my part to name individuals, but you are aware, as I am aware, of so many rubber stamp presidents who have adorned that famous building. So our effort this time is to prevent that from happening. घोर अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और जब तक पार्टियों में लोकतंत्र नहीं होगा तब तक वो देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं सदस्य था, उसमें आंतरिक लोकतंत्र था। आज की भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो लोकसभा में 1 वोट से
विश्वास मत हार गए थे, जस्ट 1 वोट। आप लोग भूले नहीं होंगे, बिकॉज आई रिगार्ड दिस एज ए मैजेस्टिक चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कि कोई सरकार 1 वोट से गिर जाए। और अटल जी ने उस समय जो कहा था वो भी आप लोगों को याद होगा कि मंडी सजी हुई थी, मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था, लेकिन हमने खरीदना उचित नहीं समझा। क्या आज हम कह सकते हैं इस बात को? क्या आज हम कल्पना भी कर सकते हैं कि सरकार 1 वोट से हार जाएगी इधर या उधर? आज जो तोड़ फोड़ और तहस नहस हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का एक सिलसिला शुरू हो गया है, क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? क्या जनादेश का हम आदर कर रहे हैं कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकारों को हम गिरा देते हैं? लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक व्यवहार के ऊपर इतने सुनियोजित ढंग से आक्रमण हो रहा है कि कभी कभी हम उसको नोटिस भी नहीं करते। एक तो सरकारी पार्टी जो धर्म के आधार पर समाज को बांट रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझसे डिवाउट हिंदू आप नहीं पाएंगे। आप किस प्रदेश से आते हैं? बिहार से आते हैं, तो आपको पता होगा कि अब तो 2 प्रदेशों में बंट गया, लेकिन एक प्रथा है कांवर लेकर जाने की। सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर 100 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र है वो, और नंगे पाँव चलना पड़ता है, उसमें जूता चप्पल नहीं पहन सकते। नंगे पाँव 100 किलोमीटर से ऊपर गंगा जल उठाकर अपने कंधे पर रखकर कांवर में और जाना पड़ता है। 5 साल तक मैं लगातार गया, 5 साल। अभी भी हमारा जो निवास स्थान है हजारीबाग में, वहाँ पर एक मंदिर है जिसमें हम रोज़ पूजा करते हैं। यहाँ रहते हैं तो अपने घर पर जो हम लोगों ने मंदिर बनाया है उसके सामने रोज़ पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरह मैं अपने धर्म के प्रति समर्पित हूँ, उसी तरह मैं मानता हूँ कि दूसरे धर्म के लोगों का भी अधिकार है कि वो अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, और हमारी कोई शिकायत नहीं होगी अगर कोई अच्छा मुसलमान है, कोई अच्छा क्रिश्चियन है, कोई अच्छा और किसी धर्म का है, कोई शिकायत नहीं है। तो इसीलिए ये जो धर्म के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास होता है, ये बिल्कुल गलत है। और आपने जो हेमंत जी की बात की, वो बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमको कई साथियों ने कहा है कि इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं आदिवासी समाज में जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, उनका अपना धर्म है। तो इसलिए एक ही सूत्र में सबको बांधना, एक ही दृष्टिकोण से सबको देखना। हेमंत सोरेन जी को फ़ोन करके जैसे भी होगा संपर्क करके उनसे मांगेंगे वोट, जैसे हम सब लोगों से मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही मांगेंगे। नीतीश जी के बारे में आपने जो बात कही, तो नीतीश जी आज के दिन बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ सरकार चला रहे हैं, है ना? तो उनकी हो सकता है कोई बाध्यता हो। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस दिन मेरे राइवल कैंडिडेट की घोषणा हुई, उसी दिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय आधार पर ये कहा कि वो उनका समर्थन करेंगे। बिहार बहुत सुलझा हुआ प्रदेश है, बहुत ऊंचा है, वहाँ क्षेत्रीयता नहीं है, क्षेत्रीय भाव नहीं है। हमने प्रयास किया है
बाबू से अभी बात नहीं हुई है और केजरीवाल जी से बात हुई है, उनके और लोगों से ही बात हुई है। वो समय आने पर अपनी घोषणा करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।